नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मॉडल टेस्ट पेपर फर्स्ट के अंदर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मेवाड़ रियासत से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण सवाल। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला सवाल हमारे सामने जो है वो क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। जी हाँ, असत्य कथन को हमको ढूंढकर बताना है। तो सबसे पहला जो कथन है हमारे पास में ऑप्शन ए में दे रखा है कि राजस्थान के एकीकरण के समय 19 रियासतें थी। तो बिल्कुल सही है, राजस्थान के एकीकरण के समय 19 रियासतें थी। फिर सेकंड ऑप्शन दे रखा है कि राजस्थान के एकीकरण के समय निमराना, लावा और कुशलगढ़ 3 ठिकाने थे। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारा, क्योंकि राजस्थान का जब एकीकरण हो रहा था तो निमराना जो था अलवर में, लावा टोंक में और कुशलगढ़ बांसवाड़ा के अंदर, ये 3 ठिकाने हुआ करते थे। अगला ऑप्शन है राजस्थान के प्रथम एजेंट टू गवर्नर जनरल लॉकेट थे। जी हाँ, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, यानी तीनों ही ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर जो बोला है कि असत्य कथन कौन सा है, तो असत्य कथन कोई भी नहीं है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी का। इसके अलावा मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि राजस्थान के एकीकरण के समय एक केंद्र शासित प्रदेश भी था, जिसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा। जी हाँ, क्या नाम था? अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम इसके बाद में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है। किससे हुई है? राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया था? तो राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है, यह किसका सिद्धांत था, यह किसका प्रतिपादन था, किसने प्रतिपादन किया था? तो ऑप्शन ए, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, D.R. भंडारकर ने। जी हाँ, और इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन जो किया था D.R. भंडारकर ने, इसका जो समर्थन किया था वो किसने किया था? तो इसका समर्थन किया था गोपीनाथ शर्मा ने। किसने किया था? तो गोपीनाथ शर्मा ने किया था। जी हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में मिश्रित जाति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? यानी मिश्रित जाति के हैं, ये सिद्धांत किसने दिया था? तो ये सिद्धांत देने वाले थे डॉक्टर D.P. चट्टोपाध्याय। जी, ऑप्शन ए, आंसर इसका ऑप्शन ए होगा। जी हाँ, राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में मिश्रित जाति का सिद्धांत D.P. चट्टोपाध्याय ने दिया था। इनके अनुसार राजपूत ना तो देशी हैं और ना ही विदेशी हैं। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों द्वारा ग्रीष्मकालीन राजपूताना रेजिडेंसी कहाँ स्थापित की गई थी? जो अगला क्वेश्चन था हमारा, वो अगला क्वेश्चन क्या है? तो राजपूताना रेजिडेंसी जो ग्रीष्मकालीन थी वो कहाँ पे थी? तो आंसर इसका हमारा आपका ऑप्शन सी, माउंट आबू। जी हाँ, 1845 ईस्वी में माउंट आबू को अस्थायी राजपूताना रेजिडेंसी बनाया गया मई और जून के अंदर। सर्वप्रथम 1857 की क्रांति की सूचना राजपूताना के एजीजी पैट्रिक लॉरेंस के पास पहुंचती है, और इस वक्त यह ग्रीष्मकालीन रेजिडेंसी माउंट आबू में थी। ठीक है, यानी जो 1857 की क्रांति हुई थी उसकी सूचना सबसे पहले कहाँ पहुँचती है? तो पैट्रिक लॉरेंस के पास पहुँचती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि राजपूत सामाजिक व आर्थिक क्रियाओं की उपज है। जी हाँ, राजपूत जो है वो सामाजिक व आर्थिक क्रियाओं की उपज है, यह किसने कहा था? तो यह कहा था ऑप्शन B.L. चट्टोपाध्याय ने। जी हाँ, राजपूतों की उत्पत्ति के मत के संदर्भ में B.L. चट्टोपाध्याय ने यह कथन कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में अग्निकुंड का सिद्धांत किसने दिया था? जी हाँ, राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में अग्निकुंड का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? तो इसका ऑप्शन जो है हमारा वो क्या है? तो इसका आंसर जो होगा वो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ, क्या होगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आंसर होगा इसका, ऑप्शन डी। राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में चंद्रबरदाई के एक ग्रंथ पृथ्वीराज रासो के अनुसार वशिष्ठ मुनि ने आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया था, और इस यज्ञ में 4 राजपूत जातियाँ उत्पत्ति हुई थी, जिसमें प्रतिहार, परमार, सोलंकी और चौहान हुए थे। सोलंकी को हम चालुक्य भी कहते हैं और चौहान को हम चेहमान भी कहते हैं। ध्यान रखना, 4 जातियाँ उत्पत्ति हुई थी। ध्यान रखना, पहली 2 पी थी, दूसरी 2 सी थी, प्रतिहार परमार और चालुक्य चौहान। प्रतिहार परमार और चालुक्य चौहान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार। जी हाँ, ये जो कहावत लिखी गई है कि जो दृढ़ राखे धर्म को
तीही राखे करतार, यह पंक्ति किस वंश के राज चिन्ह में अंकित है? तो ये आंसर इसका होगा आपके ऑप्शन बी, उदयपुर के अंदर। जी हाँ, मेवाड़ के शासकों द्वारा मुस्लिम शासकों के प्रतिरोध के कारण, यानी मेवाड़ के शासक जो थे मुस्लिम शासकों के प्रतिरोध के कारण उक्त पंक्तियाँ, यानी जो पंक्तियाँ लिखी हुई थी उनके राज चिन्ह में अंकित थी। किसके? तो उदयपुर के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, गुहिल वंश का आदि पुरुष किसे माना जाता है? तो गुहिल वंश का जो आदि पुरुष है वो किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है गुहादित्य को। ऑप्शन बी। जी हाँ, गुहादित्य गुहिलोत को मेवाड़ के गुहिल वंश का आदि पुरुष माना जाता है, यानी जो गुहिल वंश था उसे गुहिलोत भी कहा जाता था। तो इसका आदि पुरुष गुहादित्य है। गुहादित्य ने 566 ईस्वी में, कब? तो 566 ईस्वी में मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना की थी। ध्यान रखना, कब की थी? तो 566 ईस्वी में। और गुहिल वंश का आदि पुरुष किसे को बोलते हैं? तो गुहादित्य को बोलते हैं। ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है, गुहिल वंश के संदर्भ में निम्नलिखित में से असुमेलित कथन, यानी असुमेलित मतलब गलत कथन बताना है आपको। तो गुहिल वंश की आराध्य देवी चार भुजा माता है। तो गुहिल वंश की आराध्य देवी चार भुजा माता है, बिल्कुल सही है। गुहिल वंश की कुल देवी केला देवी है। तो गुहिल वंश की जो कुल देवी है वो बाण माता है, केला देवी नहीं। ये तो ये बी वाला ऑप्शन गलत है। आंसर इसका हमारा होगा ऑप्शन बी कि बाण माता है। कौन सी माता है हमारी? बाण माता है। गुहिल वंश की कुल देवी बाण माता है। गुहिल वंश के आराध्य देव चार भुजा नाथ जी, सही है। गुहिल वंश के कुल देवता एक लिखनाथ जी, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, मेवाड़ को प्राचीन समय में किस नाम से पुकारा जाता था? तो मेवाड़ को प्राचीन समय के अंदर मेरुनाल, उद्दसर, मेदपाट और उपयोग सभी, ऑप्शन हमारे सामने ये सारे हैं कि मेवाड़ को प्राचीन समय में किस नाम से पुकारा जाता था। तो मेवाड़ को प्राचीन समय के अंदर जो पुकारा जाता था वो मेव जाति की अधिकता के कारण इसे मेदपाट भी कहा जाता था। ठीक है, भीलों का मुख्य क्षेत्र होने के कारण इसे उद्दसर भी या उदासर भी कहा जाता था। और इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण इसे मेरुनाल भी कहा जाता था। जी हाँ, यानी तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। मोहनोद नैन्सी ने गुहिल वंश की कितनी शाखाएं बताई है? जी हाँ, मोहनोद नैन्सी ने गुहिल वंश की कितनी शाखाएं बताई है? तो मोहनोद नैन्सी और कर्नल जेम्स टोड, मोहनोद नैन्सी और कर्नल जेम्स टोड दोनों ने ही गुहिल वंश की टोटल 24 शाखाएं बताई हैं। कितनी शाखाएं? 24 शाखाएं बताई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन ये है हमारे सामने कि गोपीनाथ शर्मा के अनुसार गुहिल वंशज थे। तो गोपीनाथ शर्मा के अनुसार गुहिल वंशज किसके थे? तो ये थे ब्राह्मण के। किसके थे? ब्राह्मण के थे। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार गुहिल गुजरात के आनंदपुर के ब्राह्मण थे। जी हाँ, कहाँ के थे? गुजरात के आनंदपुर के ब्राह्मण थे। और देवदत्त भंडारकर ने भी गुहिलों को ब्राह्मण का वंशज माना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, गुहादित्य किसके सहयोग से शासक बना था? तो गुहादित्य जो था वो भीलों के सहयोग से, ऑप्शन सी, भीलों के सहयोग से यह शासक बना था। मंडेला भील ने अपना अंगूठा काटकर गुहादित्य का राज्याभिषेक किया था। और गुहादित्य ने 566 ईस्वी में, कब? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, 566 ईस्वी में भीलों के सहयोग से ही गुहिल वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, नयनचंद सूरी ने गुहिलों को माना था। तो नयनचंद सूरी ने गुहिलों को क्या माना था? सूर्यवंशी, रघुवंशी, विदेशी या अ व ब दोनों? तो इसका आंसर हमारे सामने होगा अ व ब दोनों, ए व बी दोनों। जी हाँ। अब अबुल फजल के अनुसार गुहिल ईरानी बादशाह नौशेखा आदिल के वंशज थे। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार गुहिल ब्राह्मण थे। देवदत्त भंडारकर के अनुसार गुहिल ब्राह्मण थे। और नयनचंद सूरी के अनुसार गुहिलों को सूर्यवंशी और रघुवंशी माना गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। गुहिल वंश की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जी हाँ, सत्य कथन पूछा गया है। तो पहला कथन हमारे सामने है कि अबुल फजल के अनुसार गुहिल ईरानी बादशाह नौशेर खान की आदिल की संतान थे। नौशेर या इसको नौशेखा भी बोलते हैं, ध्यान रखना, नौशेखा की आदिल संतान थे। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है।
अगला ऑप्शन है हमारे सामने, टोड के अनुसार गुहिल शिलादित्य के वंशज थे, तो ये ऑप्शन भी सही है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, ए व बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि बप्पा रावल के संदर्भ में, किसके, बप्पा रावल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही कूट का चयन करें। जी हाँ, बप्पा रावल के संदर्भ में आपको सही कूट बताना कि कौन सा ऑप्शन, यानी दो ऑप्शन हमारे सामने दे रखे हैं, उन दो ऑप्शन के अंदर कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है ये हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन, पहला कथन, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार बप्पा रावल की मृत्यु खुरासान में हुई थी, तो ये तो बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन है डी.आर. भंडारकर के अनुसार मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के बप्पा रावल ने चलाए, तो ये गलत है। ठीक है, अब तो कर्नल जेम्स टोड के अनुसार बप्पा रावल की मृत्यु खुरासान में हुई थी, ये तो बिल्कुल सही लिखा गया। लेकिन जी.एच. ओझा के अनुसार मेवाड़ में सर्वप्रथम बप्पा रावल ने सोने के सिक्के चलाए थे, यानी डी.आर. भंडारकर के अनुसार नहीं, जी.एच. ओझा, जी.एच. ओझा गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार, गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए थे, तो बप्पा रावल ने चलाए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि निम्न में से बप्पा रावल के संदर्भ में असत्य कथन को छांटना है। जी हाँ, कौन से कथन को छांटना, असत्य कथन को छांटना। अब पहला कथन है बप्पा रावल ने इराक के शासक हज्जाज को पराजित किया था, तो बिल्कुल सही है। बप्पा रावल ने अरबी आक्रांता जुनैद को पराजित किया था, तो ये भी बिल्कुल सही है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में रावल व बप्पा रावल और कालभोज को अलग अलग बताया गया, तो ये ध्यान रखना आपको कि रणकपुर प्रशस्ति में, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में नहीं, रणकपुर प्रशस्ति में। कौन सी प्रशस्ति में, तो रणकपुर। तो ये ऑप्शन आपका ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल गलत है आपका। रणकपुर प्रशस्ति के अनुसार रावल, बप्पा रावल और कालभोज को अलग अलग बताया गया। ठीक है, अगला ऑप्शन है बप्पा रावल और नागदा को अपनी राजधानी बनाया था, तो बिल्कुल सही है। यानी तीन ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल गलत है, क्योंकि कुंभलगढ़ प्रशस्ति इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा रणकपुर प्रशस्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि बप्पा रावल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही कूट का चयन करना है। क्या करना है हमको, सही कूट का चयन करना है। तो सही कूट के चयन के अंदर हमको कौन सा ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन दे रखे हैं, बप्पा रावल के समकालीन प्रतिहार शासक नागभट्ट थे, बिल्कुल सही है। बप्पा रावल के समकालीन चालुक्य शासक विजयादित्य थे, ये भी बिल्कुल सही है। यानी इसका ऑप्शन सी होगा, अ व ब दोनों ही सही थे बिल्कुल। विजयादित्य जो थे वो गुजरात के शासक थे, कौन से, और चालुक्य शासक यानी सोलंकी, चालुक्यों को सोलंकी भी कहा जाता है, ध्यान रखना। क्या कहा जाता है, सोलंकी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि नागदा उदयपुर के अंदर सास बहू का निर्माण किसने कराया था। जी हाँ, सास बहू मंदिर का निर्माण, जिसे सशस्त्र बाहु का भी मंदिर कहते हैं, इसका निर्माण किसने कराया था, तो इसका निर्माण कराया था, ऑप्शन है आपके बप्पा रावल, इसने इसका निर्माण कराया था। सास बहू का जो मंदिर था ये नागर शैली में बना हुआ है और उदयपुर जिले के नागदा कस्बे में स्थित है। इस मंदिर को मैंने बताया अभी आपको सहस्त्र बाहु का मंदिर भी कहा जाता है। नागदा जो थी वह गुहिल शासकों की प्रथम राजधानी थी और इल्तुतमिश ने इसे नष्ट कर दिया था। तब जैत्र सिंह ने चित्तौड़गढ़ को मेवाड़ की राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है बप्पा रावल का मूल नाम क्या था, यानी बप्पा रावल का वैसे नाम क्या था। तो बप्पा रावल का नाम, जो मूल नाम था वो नाम था कालभोज। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। बप्पा रावल ने 734 ईस्वी के अंदर, कब, तो बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में हरित ऋषि के आशीर्वाद से मान मौर्य को परास्त कर चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लिया गया था। कब, 734 ईस्वी के अंदर ध्यान। और एक लिंगजी मंदिर का निर्माण भी बप्पा रावल ने करवाया था। बप्पा रावल को बप्पा की उपाधि हरित ऋषि ने दी थी, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही का गठन किस शासक ने किया था। तो मेवाड़ में सर्वप्रथम जो नौकरशाही का गठन है वो ऑप्शन सी अल्लट, जी हाँ ऑप्शन सी अल्लट ने किया था। अल्लट को आलू रावल की नाम से भी जाना जाता है। अल्लट ने आहट या अघाटपुर को अपनी राजधानी बनाया था। अल्लट ने होण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था और ये राजस्थान का प्रथम विदेशी विवाह था, ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी अल्लट को आलू रावल भी कहा जाता था। इसने आहट को अघाटपुर को अपनी राजधानी बनाया था और इसने होण की राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था और यह राजस्थान का प्रथम विदेशी विवाह था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है
तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय का सहयोग करने वाले मेवाड़ के शासक कौन थे? जी हाँ, जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, उस प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय थे, उनका सहयोग करने वाले मेवाड़ के शासक कौन थे? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, रावल सामंत सिंह। जी हाँ, ये कौन थे? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बहनोई थे। पृथ्वीराज तृतीय की जो हमारी बहन थी, उन बहन का नाम था पृथ्वीबाई। और तराइन के प्रथम युद्ध में, जो कि कब हुआ था? तो 1191 में हुआ था। पृथ्वीराज तृतीय का सहयोग करने वाले मेवाड़ के शासक सामंत सिंह, जो कि इनके बहनोई थे, ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि मेवाड़ में रावल शाखा को निम्नलिखित में से किस शासक ने प्रारंभ किया था? तो मेवाड़ में जो रावल शाखा है वो किस शासक ने प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन सी, क्षेम सिंह। ऑप्शन सी, क्षेम सिंह। मेवाड़ के शासक रण सिंह के पुत्र थे क्षेम सिंह जी, जिसने रावल शाखा को प्रारंभ किया था। रण सिंह के पुत्र राहप ने राणा शाखा की स्थापना की थी। जी हाँ, ये रण सिंह के दो पुत्र यानी क्षेम सिंह ने तो रावल शाखा शुरू करी और राहप ने राणा शाखा की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने सामंत सिंह को हराकर आहड़ पर अधिकार कर लिया था? तो कीर्तिपाल चौहान। जी हाँ, ऑप्शन सी हमारा, कीर्तिपाल चौहान ने सामंत सिंह को हराकर आहड़ पर अधिकार कर लिया था। जालोर के शासक थे कीर्तिपाल चौहान, जिसने मेवाड़ के शासक सामंत सिंह को हराकर आहड़ पर अधिकार कर लिया था। सामंत सिंह के छोटे भाई कुमार सिंह ने कीर्तिपाल चौहान को हराकर पुनः आहड़ को जीता था। जी हाँ, यानी पहले तो कीर्तिपाल ने सामंत सिंह को हराया, आहड़ पर अधिकार कर लिया। फिर सामंत सिंह का जो छोटा भाई था कुमार सिंह, उसने वापस कीर्तिपाल चौहान को हराया और पुनः आहड़ को जीत लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, मेवाड़ के किस शासक ने चित्तौड़गढ़ को अपनी राजधानी बनाया? तो मेवाड़ के जेत्र सिंह ने। जी हाँ, किसने? ऑप्शन सी हमारा इसका सही होगा, जेत्र सिंह ने। ऑप्शन सी में जेत्र सिंह ने चित्तौड़गढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार रावल जेत्र सिंह जो था वो चित्तौड़गढ़ का प्रथम विजेता था। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, रावल जेत्र सिंह ने नाडोल के किस शासक को पराजित किया था? तो उदय सिंह को। ऑप्शन ए हमारा इसका आंसर हो जाएगा, उदय सिंह को रावल जेत्र सिंह ने नाडोल, जो कि नाडोल के शासक थे उदय सिंह, उनको हराकर पराजित किया था उनको। ठीक है, रावल जेत्र सिंह का जो शासनकाल था वो 1213 से लेकर 1253 तक था। जेत्र सिंह ने नाडोल के उदय सिंह को पराजित किया और उदय सिंह ने मेवाड़ के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने हेतु अपनी पुत्री रूगा देवी का विवाह जेत्र सिंह के पुत्र तेज सिंह के साथ में किया था। अगला क्वेश्चन है, भूताला का युद्ध कहाँ लड़ा गया था? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूताला का युद्ध कहाँ लड़ा गया था? तो भूताला का जो युद्ध था वो कहाँ पर? तो जेत्र सिंह और इल्तुतमिश के बीच लड़ा गया था। किसके बीच? तो जेत्र सिंह और इल्तुतमिश के बीच लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? तो 1226 ईस्वी के अंदर लड़ा गया था, जिसमें जेत्र सिंह विजेता रहे थे। कौन रहे थे? जेत्र सिंह विजेता रहे थे। और अगर पूछा जाए कि कब लड़ा गया था, तो ये भी ध्यान रखना 1222 से 1225 के बीच लड़ा गया था। लेकिन ये जो मत है, क्योंकि देखो मैंने अभी बताया 1226 और अब मैं बोल रहा हूँ 1222, तो ये जो मत था, ये मत किसका था? ये मत था हमारे गोपीनाथ शर्मा का। किसका था? गोपीनाथ शर्मा का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, जेत्र सिंह ने सल्तनतकालीन किस शासक को शरण दी थी? तो जलालुद्दीन खिलजी को। जी हाँ, ऑप्शन सी, जलालुद्दीन खिलजी को 1248 ईस्वी के अंदर। कब? 1248 ईस्वी के अंदर शरण दी थी, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में रावल तेज सिंह की उपाधि है। जी हाँ, रावल तेज सिंह को कौन कौन सी उपाधि थी? तो रावल तेज सिंह को ध्यान रखना, महाराजा धीराज भी कहा जाता था और परम भट्टारक भी कहा जाता था। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ए व बी दोनों। रावल तेज सिंह का जो काल था वो काल कौन सा था? तो 1253 ईस्वी से लेकर 1273 ईस्वी तक का। ठीक है, इन्हीं के काल में मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी का चित्रण
कमल चंद्र नामक चित्रकार द्वारा किया गया था। ध्यान रखना कि मेवाड़ के ये जो शासक थे रावल तेज सिंह, इन्हीं के काल के अंदर प्रथम चित्रित ग्रंथ था श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी, उसका चित्रण किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो कमल चंद्र के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसके अलावा इनकी और कुछ भी उपाधियाँ थी। इनकी उपाधियों के अंदर महाराजा धीराज, परमेश्वर, परम भट्टारक, उमापतिवार और लब्ध प्रौढ़ प्रताप भी इन्हें कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि रावल समर सिंह के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करना है। तो सत्य कथन को जीव हत्या पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम शासक रावल समर सिंह था, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। समर सिंह का समकालीन दिल्ली का शासक इल्तुतमिश था जी, नहीं, बिल्कुल गलत है। कौन थे? तो दो थे, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। जी हाँ, जलालुद्दीन खिलजी जो थे 1290 से लेकर 96 के बीच में, और अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1316 के बीच में समकालीन थे। तो इसका आंसर होगा हमारा केवल ए, यानी एक ही ऑप्शन सही था। ठीक है, यह है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ विजय कब की थी? जी हाँ, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ विजय कब की थी? तो ऑप्शन आपको दे रखे हैं 28 जनवरी 1303, 26 अगस्त 1303, 21 जनवरी 1303 और 6 जनवरी 1303। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 26 अगस्त 1303 को अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ की विजय की थी। अब अलाउद्दीन खिलजी जो था उसने आक्रमण हेतु 28 जनवरी 1303 को ही, जी हाँ, ये जो ऑप्शन ए दे रखा है 28 जनवरी वाला, 28 जनवरी 1303 को ही चित्तौड़ की तरफ रवाना हो गए थे आक्रमण करने के लिए, जबकि इनको जो विजय प्राप्त हुई थी वो हुई थी 26 अगस्त 1303 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। समर सिंह ने किसे गुजरात अभियान पर जाते समय आर्थिक दंड दिया था? जी हाँ, समर सिंह ने गुजरात अभियान पर जाते समय आर्थिक रूप से दंड किसे दिया था? तो इसका आंसर जो है हमारा वो ऑप्शन ए रहेगा, उल्गू खां। जी हाँ, उल्गू खां को 1299 ईस्वी में, कब? 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन ने सेनापति उल्गू खां के गुजरात अभियान पर जाते समय समर सिंह ने उल्गू खां को आर्थिक दंड दिया था। यानी जो सेनापति था वो तो था अलाउद्दीन का सेनापति था उल्गू खां, लेकिन इसको अभियान पर जाते समय समर सिंह ने आर्थिक दंड दिया था। ठीक है, देखते हैं हम अगला क्वेश्चन क्या है इसका। अगला क्वेश्चन कौन सा हमारे पास में? तो अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, समर सिंह के काल में कितने शिलालेख प्राप्त हुए? अगला क्वेश्चन है, समर सिंह के काल में कितने शिलालेख प्राप्त हुए? तो इसका आंसर है आपका, ऑप्शन हमको 5, 7, 3 और 8 दे रखे हैं, तो आंसर हमारा इसका होगा 8। जी हाँ, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। समर सिंह के काल में कुल 8 शिलालेख प्राप्त हुए थे, जिसमें पहला था आबू वाला, जो आबू का शिलालेख था वो। दूसरा था हमारा दरीबा का, जो दरीबा का शिलालेख था। तीसरा हमारा चिरवा का शिलालेख था। चौथा हमारा, बाकी के जो 5 थे वो चित्तौड़गढ़ के अंदर चित्तौड़गढ़ अभिलेख प्राप्त हुए थे, यानी चित्तौड़गढ़ में मिले थे। तो ये टोटल 8 शिलालेख थे जो समर सिंह के काल में प्राप्त हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि कुंभकर्ण ने गुहिल वंश की स्थापना की। कुंभकर्ण जो था उस कुंभकर्ण ने गुहिल वंश की स्थापना कब की थी? कहाँ की? तो ऑप्शन ए गुजरात, बी नेपाल, सी मालवा, डी दक्षिण भारत। तो इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी, नेपाल के अंदर। जी हाँ, ऑप्शन बी, नेपाल। रावल समर सिंह का पुत्र जो था वो था रावल कुंभकर्ण। जी हाँ, कुंभकर्ण जो था रावल समर सिंह का पुत्र था, और इसी ने नेपाल के अंदर, कहाँ पर? नेपाल में गुहिल वंश की स्थापना की थी। ध्यान रखना, नेपाल का राजवंश यहीं से निकला था, नेपाल में जो गुहिलों का राजवंश था वो यहीं से निकला था। ठीक है, और नेपाल के जितने भी शासक थे वो राणा की उपाधि धारण करते थे, यानी अपने नाम के आगे राणा जरूर लगाते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, रावल समर सिंह की मृत्यु कब हुई? तो रावल समर सिंह की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? तो ऑप्शन, इसका आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन बी रहेगा। 1302 के अंदर रावल समर सिंह की मृत्यु हुई थी, और इन्हीं के बाद इनके जो पुत्र हुए थे रावल रतन सिंह, कौन? रावल रतन सिंह शासक बने थे। जी हाँ, 1302 में इनकी ऑप्शन बी मृत्यु के बाद में रावल रतन सिंह शासक बने थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम।
अगला क्वेश्चन हमारे पास में, चित्तौड़गढ़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने किस नदी पर बांध बनाया? जी हाँ, चित्तौड़गढ़ जब विजय हो गई थी, वो चित्तौड़गढ़ विजय के बाद में कौन सी नदी थी जिस नदी पर बांध बनवाया गया था? तो कांतली नदी, बेडज नदी, गंभीरी नदी और गोदावरी नदी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गंभीरी नदी, गंभीरी नदी के ऊपर। ठीक है, यानी चित्तौड़गढ़ विजय के पश्चात जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने गंभीरी नदी पर बांध बनवाया और चित्तौड़गढ़ में एक धाबाई पीर की दरगाह का शिलालेख लिखवाया था। कौन सा? धाबाई पीर का शिलालेख है, जिस शिलालेख के अंदर ये जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, किस विद्वान के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़गढ़ आक्रमण का मुख्य कारण दुर्ग का सामरिक महत्व था? जी हाँ, यह वह कौन सा विद्वान था जिनके अनुसार चित्तौड़गढ़ आक्रमण का मुख्य कारण दुर्ग का सामरिक महत्व था? इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार। जी हाँ, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार ही जो दुर्ग था उसका सामरिक महत्व था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। खिज्र खां चित्तौड़गढ़ दुर्ग का कार्यभार किसे सौंप कर गया था? यह खिज्र खां ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो कार्यभार था वो किसे सौंप के गया था? तो ऑप्शन हमारे हमीरदेव, मालदेव, कान्हड़देव और जेसा सिंह। तो इसका आंसर हमारा होगा बी, मालदेव। अलाउद्दीन के जो पुत्र थे, यानी जो खिज्र खां था अलाउद्दीन का पुत्र था, 1313 ईस्वी में, कब? 1313 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ का जो कार्यभार है वो जालोर के शासक थे कान्हड़देव। कौन थे? कान्हड़देव। इन कान्हड़देव के भाई मालदेव को सौंप के गए थे। ठीक है, कब? 1313 ईस्वी के अंदर। और खिज्र खां कौन था? तो अलाउद्दीन का पुत्र था। और मालदेव ने सिसोदिया सामंत हमीद दे के साथ अपनी पुत्री का विवाह भी कराया था, ये भी ध्यान रखना। ये जो मालदेव थे, जिन मालदेव को चित्तौड़गढ़ दुर्ग का कार्यभार मिला था, इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह सिसोदिया सामंत हमीद दे से भी विवाह कराया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि अलाउद्दीन ने चित्तौड़गढ़ का नाम परिवर्तित करके रखा था। जी हाँ, अलाउद्दीन जो था, जब इसने 1303 ईस्वी के अंदर 1300 ईस्वी के अंदर जब चित्तौड़गढ़ का नाम चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीता था, उस चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीतने के बाद में, यानी चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीतने के बाद में उसका नाम परिवर्तित करके क्या रखा था? तो ध्यान रखना, जब उसने अपने बेटे के नाम पर इसका नाम रखा था खिजराबाद। क्या रखा था? खिजराबाद रखा था। अलाउद्दीन ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार करा और अपने ही पुत्र के नाम पर इसका नाम खिजराबाद रख दिया था, जो मैंने अभी आपको इससे पहले बताया था कि अलाउद्दीन का जो पुत्र था वो खिज्र खां था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। रानी पद्मिनी के संदर्भ में, जी हाँ, रानी पद्मिनी के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा? असत्य छांटना। कौन सा? असत्य छांटना। तो असत्य कौन सा है? तो रानी पद्मिनी व रतन सिंह देव का विवाह हुआ और रानी पद्मिनी की सुंदरता का बखान हीरामन जाति का तोता करता था। तो इसके अंदर से हमको ये बताना है, तो ध्यान रखना, देव विवाह नहीं हुआ था। रानी पद्मिनी और रतन सिंह का देव विवाह नहीं हुआ था। रानी पद्मिनी और रतन सिंह का गंधर्व विवाह हुआ था। कौन सा विवाह हुआ था? गंधर्व विवाह हुआ था। ध्यान रखना, गंधर्व विवाह हुआ था। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास में, रानी पद्मिनी की सुंदरता का बखान हीरामन जाति का तोता करता था। ये बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन केवल ए, यानी केवल एक ही सही होगा इसके अंदर, ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है जो हमारे सामने है वो क्या है कि निम्नलिखित में से किस मेवाड़ शासक को छापामार युद्ध पद्धति का जनक माना जाता है? जी, ये एक युद्ध की पद्धति थी जिनका जनक किसे माना जाता है? तो जिनका जनक माना जाता है राणा हमीर को। ऑप्शन सी, राणा हमीर को। और राणा हमीर को ही गुरिल्ला युद्ध पद्धति का भी जनक माना जाता है, क्योंकि इस छापामार पद्धति का दूसरा नाम जो था वो गुरिल्ला युद्ध पद्धति था। इन्हें विषम घाटी पंचनानी, विषम घाटी, आप ध्यान रखना, विषम घाटी की भी उपाधि दी गई थी। विषम घाटी पंचनानी की भी उपाधि दी गई थी, जिसका मतलब ये होता है कि विषम समय में भी, यानी जब परिस्थितियाँ विषम हो जाती थी उस समय में भी सिंह के समान रहने वाला जो था वो विषम घाटी पंचानन था। ठीक है, इनको इसलिए ये उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। सिंगोली का युद्ध निम्न में से किन किन शासकों के मध्य लड़ा गया? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, हमीर मोहम्मद और बिन तुगलक के बीच में। जी हाँ, हमीर मोहम्मद और बिन तुगलक के बीच में। ठीक है,
इस युद्ध में हमीर विजयी रहा था, ये भी ध्यान रखना आपको कि जो सिंगोली का युद्ध था इसमें हमीर विजयी रहा था। और हमीर ने इस युद्ध के पश्चात ही दिल्ली सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को 3 माह का बंदी बना कर रखा था। यानी जब ये युद्ध जीत लिया था हमीर ने, उसके बाद में जो मोहम्मद बिन तुगलक था जिनसे युद्ध किया गया था, इनको 3 माह का बंदी बना के रखा गया था। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने हमीर के लिए लिखा कि भारत में एक ही प्रबल राजा है, बाकी राजवंश तो नष्ट हो गए। जी हाँ, ये किसने कहा था? तो ये कहा था हमारे घोड़े वाले बाबा। जी हाँ, ऑप्शन सी, हमारे घोड़े वाले बाबा कर्नल जेम्स टोड, जो हमारे राजस्थान के पॉलिटिकल एजेंट थे, जिन्होंने राजस्थान का इतिहास लिखा है और इन्हें राजस्थान के इतिहास का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने ही कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में मेवाड़ मालवा संघर्ष की शुरुआत हुई? जी हाँ, किस शासक के काल में मेवाड़ मालवा संघर्ष की शुरुआत हुई थी? तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि वह शासक कौन सा था। तो हमारे ऑप्शन दे रखे हैं हमारे कि राणा क्षेत्र सिंह, राणा चुंडा, राणा मोकल और राणा कुंभा। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, राणा क्षेत्र सिंह। जी हाँ, राणा क्षेत्र सिंह का जो शासनकाल था वो था 1364 ईस्वी से 1382 ईस्वी के अंदर, और इसी समय मेवाड़ मालवा संघर्ष की शुरुआत हुई थी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? तो निम्नलिखित में से मेवाड़ के किस शासक को भीष्म पितामह कहा जाता है? क्या कहा जाता है? भीष्म पितामह कहा जाता है। तो आपको ऑप्शन ध्यान रखना है। ऑप्शन ए राणा चुंडा, राणा मुगल, राणा सांगा, राणा कुंभा। तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा राणा चुंडा। जी हाँ, राणा चुंडा इसका सही आंसर है। राजकुमार राणा चुंडा ने जीवन भर विवाह नहीं किया था, ध्यान रखना, और मेवाड़ की सेवा करने की प्रतिज्ञा ली थी, इसलिए इन्हें भीष्म पितामह कहा जाता है। कि भीष्म पितामह किसे कहा गया? तो राणा चुंडा को कहा गया। क्यों कहा गया? तो इन्होंने जीवन भर विवाह नहीं करने की शपथ ली थी और कहा था कि मैं मेवाड़ राज्य की सेवा करूँगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि राणा मोकल के संदर्भ में, जी हाँ, राणा मोकल के संदर्भ में निम्न सही कथन बताने। कौन से बताने? सही कथन बताने। राणा मोकल के संदर्भ में सही कथन बताने। तो इसके ऑप्शन क्या है? तो राणा मोकल ने मेवाड़ में वेधशालाओं का स्थापित करा, बिल्कुल सही ऑप्शन है ए। राणा मोकल ने त्रिभुवन नारायण मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, ये भी बिल्कुल सही। यानी दोनों ही ऑप्शन इसके बिल्कुल सही है। और इस वजह से, क्योंकि राणा मोकल ने त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण कराया था, इस वजह से इसे अब मोकल मंदिर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोकल मंदिर, ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस शासक को तुलादान पद्धति का जनक कहा जाता है? जी हाँ, तुलादान पद्धति का जनक किसे कहा जाता है? तो हमारे को पता होना चाहिए तो कि तुलादान पद्धति का जो जनक कहा जाता है वो कहा जाता है राणा मोकल को। जी हाँ, राणा मोकल को। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि निम्नलिखित में से कौन राणा कुंभा का गुरु था? तो निम्नलिखित में से कौन राणा कुंभा का गुरु कौन था? तो ध्यान रखना, तो ऑप्शन सी, हीरानंद आर्य जो थे वो राणा कुंभा के गुरु थे। लेकिन राणा कुंभा के संगीत गुरु कौन थे? राणा कुंभा के संगीत गुरु कौन थे? तो राणा कुंभा के जो संगीत गुरु थे वो तो सारंग व्यास। जी हाँ, और राणा कुंभा के सहायक संगीत गुरु कौन थे? तो वो थे बान्हा व्यास। कौन थे? बान्हा व्यास। तो ये भी ध्यान रखना कि जो गुरु थे वो हीरानंद आर्य थे, संगीत गुरु थे वो सारंग व्यास थे, और जो सहायक संगीत गुरु थे वो बान्हा व्यास थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में कौन सी उपाधि राणा कुंभा की नहीं है? जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि दान गुरु, जी बिल्कुल राणा कुंभा थे। संगीत गुरु राणा कुंभा थे। हाल गुरु राणा कुंभा थे। दल खम्मन की जो उपाधि थी वो दल खम्मन की उपाधि राणा कुंभा की नहीं थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, इसके अलावा राणा कुंभा की प्रमुख उपाधियाँ कौन कौन सी थी जो बता रखी? दान गुरु में इसमें बता रखी है। दान गुरु कौन सी थी? दान गुरु, हिंदू सुल्तान, संगीत गुरु, छाप गुरु, राव राय, अश्वपति, नरपति, युद्ध गुरु, हाल गुरु, राणे राय, साहित्य गुरु, स्थापत्य गुरु और रावे गुरु। ठीक है, यानी जिसमें भी मोस्टली गुरु आता है वो गुरु वाली उपाधि किसकी थी? तो राणा कुंभा की थी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे सामने। अगला क्वेश्चन हमारे सामने कौन सा है? तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने जो है वो है सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था?
तो सारंगपुर का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो 1437 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1437 ईस्वी में हुआ था। और किस किस के बीच में हुआ था? तो राणा कुंभा, जी हाँ, राणा कुंभा और महमूद खिलजी प्रथम, जो मालवा का शासक था। महमूद खिलजी प्रथम, जो मालवा का शासक था, इनके बीच में हुआ था। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है? जी हाँ, निम्नलिखित में सत्य कथन कौन सा है? तो यहाँ पर देखो, राणा कुंभा के समकालीन मालवा का शासक महमूद खिलजी था, बिल्कुल सही था, क्योंकि इसी के समय अभी मैंने बताया था आपको कि सारंगपुर का युद्ध हुआ। राणा कुंभा ने सारंगपुर का युद्ध अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए किया गया था, तो बिल्कुल सही, ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा राणा कुंभा के जो पिता थे और राणा कुंभा के पिता के जो हत्यारे थे, कुंभा के शासक बनते किसकी शरण में चले गए थे? तो महमूद खिलजी प्रथम की शरण में चले गए थे। ठीक है, यानी जो कुंभा के पिता के हत्यारे थे वो महमूद खिलजी की शरण में चले गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, राणा कुंभा ने किसके सहयोग से रणमल राठौड़ की हत्या की थी? तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, किसकी सहयोग से करी थी? तो ऑप्शन इसका सी होगा आंसर, भारमली। जी हाँ, भारमली के सहयोग से हत्या की थी। कब की थी? तो 1438 के अंदर की थी। ठीक है, और ये दासी भारमली के सहयोग से, ठीक है, रणमल राठौड़ की हत्या कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, आवल बावल की संधि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आवल बावल की संधि कब हुई थी? तो 1452। जी हाँ, ऑप्शन बी 1452 के अंदर हंसाबाई के सहयोग से सोजत में मेवाड़ व मारवाड़ राज्यों के मध्य 1452 और 1453 के बीच में आवल बावल की संधि हुई थी। किसके सहयोग से? तो हंसाबाई के सहयोग से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से असत्य कथन छांटना। जी हाँ, असत्य कथन बताना। तो असत्य कथन क्या है? तो असत्य कथन कौन सा है हमको देखते हैं, पहले पढ़ लेते हैं हम सभी कथन। राणा कुंभा के समकालीन मारवाड़ का शासक राव जोधा, बिल्कुल सही है। श्रृंगार देवी राव जोधा की पुत्री थी, बिल्कुल सही है। राव जोधा का पीछा करने के लिए राणा कुंभा ने चुंडा के नेतृत्व में सेना भेजी थी, ये भी सही है। रणमल ने राणा कुंभा की हत्या की थी, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि रणमल ने राणा कुंभा की हत्या नहीं की थी। राणा कुंभा ने रणमल की हत्या की थी अपनी दासी भारमली के सहयोग से। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, यही गलत है, बाकी सभी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, राणा कुंभा के समकालीन शासकों के संदर्भ में असुमेलित युग्म छांटना। जी हाँ, कौन सा? असुमेलित युग्म छांटना। तो नागौर में शम्स खां, बिल्कुल सही है। गुजरात में कुतुबुद्दीन शाह, बिल्कुल सही है। गागरोन में अचलदास खिसी, बिल्कुल सही है। कोटा में बाणा, ये बिल्कुल गलत आंसर है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी होगा, कोटा में बाणा, क्योंकि नागौर के अंदर जो हमारे फिरोज खां भी थे, शम्स खां भी थे और मुजाहिद खां भी थे। गुजरात के अंदर 5 शासक हुए, जिसमें कुतुबुद्दीन शाह भी थे। सिरोही के अंदर अचलदास खिची, गागरोन के अंदर अचलदास खिची भी थे। हाड़ौती के अंदर सांडा, जो कोटा के अंदर थे। और बाणा जो थे, यहाँ पे जो बाणा बता रखे थे, इन बाणा का जो संबंध था वो बूंदी से था। कहाँ से था? बूंदी से थे। ठीक, कोटा के अंदर जो थे वो सांडा थे। इसके अलावा मालवा के अंदर महमूद खिलजी थे शासक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महमूद खिलजी मालवा के किस शासक का मंत्री था? जी हाँ, महमूद खिलजी मालवा के किस शासक का मंत्री था? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन शाह, ऑप्शन बी होशंग शाह, ऑप्शन सी मुजाहिद खां, ऑप्शन डी फिरोज खां। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी होशंग शाह। जी हाँ, होशंग शाह। महमूद खिलजी मालवा शासक होशंग शाह का मंत्री था, लेकिन होशंग शाह के पुत्र जो थे उमर खां को राजगद्दी पर बिठाकर उन्हें मालवा का शासक बनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, राणा कुंभा का सौतेला भाई खेमकरण निम्न में से किसकी शरण में गया? तो जो राणा कुंभा का सौतेला भाई था खेमकरण, निम्न में से किसकी शरण में चला गया था? तो इसका आंसर होगा मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम की शरण में चला गया था। महमूद खिलजी प्रथम की शरण में चला गया था। सारंगपुर युद्ध के समय, जो कि कब हुआ था? सारंगपुर का युद्ध मैंने बताया आपको 1437 में। कुंभा के जो सौतेले भाई थे खेमकरण, सादड़ी पर अधिकार कर दिया, लेकिन कुंभा को पराजित नहीं कर पाया था, जिस वजह से कुंभा ने उसको सादड़ी को वापस अधिकार कर लिया था। और इसकी वजह से जो खेमकरण था वो मालवा शासक महमूद खिलजी की शरण में चला गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम,
कि निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही कूट का चयन करना। जी हाँ, सही कूट का चयन करना। तो सही कूट कौन कौन से हैं? तो उमर खां राणा कुंभा की शरण में आया था, बिल्कुल सही है। महमूद खिलजी ने बाण मारता की मूर्ति को खंडित किया था, ये भी बिल्कुल सही है। दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि गागरोन दुर्ग के शासक अचलदास खिलजी को 1444 ईस्वी में किसने पराजित किया था? तो महमूद खिलजी ने पराजित किया था, ठीक है। और महमूद खिलजी प्रथम थे, ये भी ध्यान रखना। 1444 ईस्वी के अंदर राणा कुंभा के जो बहनोई थे अचलदास खिलजी पर महमूद खिलजी ने आक्रमण कर दिया और गागरोन दुर्ग पर अधिकार कर झालावाड़ पर अधिकार कर लिया था, क्योंकि गागरोन दुर्ग कहाँ पर है? तो झालावाड़ में, ठीक है। ये भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, निम्न में से किस गुजरात शासक ने 1455 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया था? तो 1455 ईस्वी में गुजरात शासक कौन था? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन शाह था, जिसने कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया लेकिन असफल रहा, ठीक है। क्या रहा? असफल रहा, ध्यान रखना, कुतुबुद्दीन शाह ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, चंपानेर की संधि किनके मध्य हुई थी? तो चंपानेर की मध्य किनके संधि हुई थी? महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन शाह के मध्य हुई थी, ध्यान रखना। चंपानेर की मध्य संधि कब हुई थी? 1456 में हुई थी। किस किस के बीच में हुई थी? गुजरात और मालवा के बीच में हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित में से सत्य कथन है। निम्नलिखित में से सत्य कथन है। तो निम्नलिखित में सत्य कथन ऑप्शन है, बदनौर विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने कुशाल माता का मंदिर का निर्माण कराया। तो ये तो बिल्कुल सही है। जो कथन अ है हमारा वो बिल्कुल सही है, ठीक है। बदनौर विजय के उपलक्ष्य में कुशाल माता का निर्माण कराया गया था, ठीक है। शम्स खान ने अपनी पुत्री का विवाह राणा कुंभा के साथ किया था। तो यहाँ पे ध्यान रखना, शम्स खान ने अपनी पुत्री का राणा कुंभा के साथ नहीं किया था। शम्स खान ने अपनी पुत्री का जो विवाह किया था वो गुजरात शासक कुतुबुद्दीन शाह के साथ किया था। किसके? कुतुबुद्दीन शाह के साथ किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसकी संयुक्त सेना ने मोहम्मद शाह बेगड़ा को 1460 ईस्वी में पराजित किया था? तो ध्यान रखना, कुंभा व मांडुलिक। जी हाँ, ऑप्शन ए। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए, कुंभा व मांडुलिक। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। मांडुलिक राणा कुंभा का दामाद था और कुंभा की पुत्री का नाम जो था वो रमाबाई था, जिसे हम वागीश्वरी भी कहते हैं। 1460 ईस्वी के अंदर, कब? 1460 ईस्वी के अंदर कुंभा व मांडुलिक की सेना ने बेगड़ा को पराजित किया था, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, आबू के किस शासक की सहायता से कुतुबुद्दीन शाह ने राणा कुंभा पर आक्रमण किया था? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, कुंदन देव। जी हाँ, ऑप्शन डी, कुंदन देव। कब? 1458 ईस्वी के अंदर आबू के कुंदन देव की सहायता से कुतुबुद्दीन शाह ने राणा कुंभा पर असफल आक्रमण किया था। आक्रमण तो कर दिया था, लेकिन वो कैसा आक्रमण था? असफल आक्रमण था, ये भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। असत्य कथन हमको ढूंढना है कि दोनों में से दो कथन दे रखे हैं, दोनों कथन में से असत्य कथन कौन सा है? तो केवल जैसे पढ़ लेते हैं हम पहले। वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार मेवाड़ में स्थित कुल 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण राणा कुंभा ने कराया था, तो बिल्कुल सही है। वीर विनोद के अनुसार सारंगपुर का युद्ध 1433 ईस्वी में हुआ, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है आपका। तो इसका आंसर होगा आपका केवल 2, यानी केवल 2 सही है, ठीक है। क्योंकि वीर विनोद के अनुसार मेवाड़ में स्थित कुल 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। इस कारण कुंभा को स्थापत्य गुरु भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। महाराणा कुंभा के संदर्भ में असत्य कथन नहीं है। असत्य कथन नहीं है। अब असत्य कथन कौन सा नहीं है हम पढ़ लेते हैं। तो इन्होंने दिल्ली सुल्तान सैयद मोहम्मद शाह को पराजित कर दिल्ली में बिरला मंदिर का निर्माण कराया था, बिल्कुल सही है। इनके काल में धारणक शाह द्वारा रणकपुर जैन, ये भी बिल्कुल सही है। इन्हें चित्तौड़गढ़ आधुनिक निर्माण, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा कि कोई भी कथन असत्य नहीं है, सभी के सभी कथन जो है वो बिल्कुल सत्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसके बाद में, कि इसके बाद में हमारे पास में कौन सा कथन है। तो इसके बाद में हमारे पास में जो क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से राणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? जी हाँ, निम्नलिखित में से राणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो देखो, कला निधि, उद्धार, धौरिणी, द्वार दीपिका, काम प्रबोध। तो राणा कुंभा द्वारा रचित जो ग्रंथ है वो है काम प्रबोध। इसके अलावा कुंभा ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे थे, जैसे संगीत राज। इस संगीत राज को 5 भागों में विभक्त करते हैं, एग्जाम में पूछा गया था। पाठ्य रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश,
नृत्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश और रस रत्न कोश। इसके अलावा जो राणा कुंभा की रचनाएं थी वो संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, काम शास्त्र पर आधारित जो ग्रंथ था वो काम प्रबोध था, जो मैंने इसके अंदर आंसर है, और सूड प्रबंध, ये सभी ग्रंथ थे जो राणा कुंभा द्वारा रचित थे। संगीत राज जो 5 भागों में विभक्त है, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, काम शास्त्र पर आधारित काम प्रबोध और सूड प्रबंध, ये सभी क्वेश्चन थे। तो महाराणा प्रताप द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज का भाग नहीं है। जी हाँ, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए संगीत राज जो है वो 5 भागों में विभक्त है। कितने भागों में विभक्त है? 5 भागों में। कौन कौन से हमें नाम भी याद होने चाहिए? पाठ्य रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, नाट्य नृत्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, रस रत्न कोश। ठीक है, ये तो इसके 5 भाग है। लेकिन क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये पूछा गया है महाराणा प्रताप द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज का भाग नहीं है। तो नहीं है, कौन सा नहीं है? देखो, संगीत मीमांसा ये अलग से इसकी रचना है महाराणा प्रताप जी की, संगीत रत्नाकर ये अलग से रचना है, यानी गीत रत्न कोश और रस रत्न कोश ये दोनों जो है ये संगीत राज के भाग है। ये दोनों संगीत राज के भाग है। ये दोनों जो ए और बी, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ए और बी, ए व बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। मंडन के ग्रंथों के संदर्भ में असुमेलित युग्म है, यानी गलत युग्म छांटना है। जी हाँ, असुमेलित कौन सा है? तो असुमेलित कौन सा? देखो, वास्तु मंडन। जी हाँ, वास्तुकला का वर्णन दिया गया है, बिल्कुल सही है। कोदेन मंडल में धनु विद्या का वर्णन दिया गया है, ये भी ऑप्शन बी वाला ऑप्शन भी सही है। रूप मंडल में मूर्तिकला विषय का दिया गया है, ये भी सही है, जो कि 6 भागों में विभक्त है। ठीक है। राजवल्लभ मंडन, जी हाँ, राजवल्लभ मंडन देवालय निर्माण, जी नहीं, ये गलत हो गया। राजवल्लभ के अंदर जो है वो क्या दिया गया है? तो राजवल्लभ के अंदर आवासीय भवन और राजप्रसादों से संबंधित जानकारी दी गई है। इसके अलावा एक वेद मंडन है जिसमें व्याधियों बीमारियों के निदान के लिए बताया गया है। शकुन मंडन है जिसमें शकुन शास्त्र के बारे में बताया गया है। ठीक है। और ये जो देवालय का निर्माण है, देवालय का निर्माण किस में दिया गया है? तो ये दिया गया प्रसाद मंडन के अंदर, ये भी ध्यान रखना, प्रसाद मंडन के अंदर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, वास्तु मंजरी राणा कुंभा के किस वास्तुकार की कृति है? यानी जो वास्तु मंजरी है राणा कुंभा के किस वास्तुकार की कृति है? तो ऑप्शन ए हमारे पास है मंडन है, ऑप्शन बी गोविंद, ऑप्शन सी नाथा, ऑप्शन डी दाना। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी नाथा। जी हाँ, नाथा की कृति है, नाथा ने ही इसे लिखा था वास्तु मंजरी को। किसको? वास्तु मंजरी को। ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये जो नाथा थे ये कौन थे? तो ये भी ध्यान रखना, मंडन के भाई थे। कौन थे? मंडन जो थे, मंडन जो वास्तुकार थे, उन मंडन के भाई थे नाथा, जिनकी रचना थी वास्तु मंजरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। रायमल के संदर्भ में असत्य कथन है, यानी गलत कौन सा है? यानी एक ऑप्शन इसके अंदर से गलत होगा, बाकी के ऑप्शन सही होंगे। ठीक है। तो हम देखते हैं, जैसे रायमल कुंभा का भाई था, तो ये पहला वाला ही ऑप्शन जो है वो गलत हो गया। रायमल कुंभा का भाई नहीं था, यानी ऑप्शन ए इसका आंसर सही होगा, लेकिन कथन गलत है। इसके अलावा कथन देख लेते हैं हम। इसने मेवाड़ सरदारों की सहायता से उदा को राजगद्दी से हटाया, बिल्कुल सही था। कुंभा की मृत्यु के समय रायमल ईडर गुजरात में था, ये भी बिल्कुल सही है। और गुजरात के शासक गया शाह ने 3 बार रायमल पर आक्रमण किया, ये भी बिल्कुल सही है। यानी बी सी डी, जो बी सी डी है ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए आपका गलत है, असत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। कुंभा में लाखा जैसी प्रेम कला, हमीर जैसी शक्ति थी जिसने मेवाड़ के झंडे को घग्गर नदी के तट तक फहराया, ये कथन किसने दिया था? तो ये कथन कहने वाले हमारे कर्नल जेम्स टोड थे। जी, कौन थे? कर्नल जेम्स टोड थे। जी हाँ, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी, जिसे हम घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, राणा कुंभा के दरबार में निम्न में से कौन सा वास्तुकार शिल्पी नहीं था? यानी राणा कुंभा का जो दरबार था, उन दरबार में से निम्न में से कौन नहीं था? तो देखो, दाना था, बिल्कुल था दाना। महेश भट्ट भी थे, गोपाल भट्ट नहीं थे। जी नहीं, गोपाल भट्ट नहीं थे, नाथा थे। ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कौन कौन था? तो मंडन था, इसके अलावा नाथा जो बता ही दिया, नाथा था, इसके अलावा पोजा था, इसके अलावा गोविंद था,
इसके अलावा अत्रि था, महेश था, ठीक है, दाना था, पुंजा था, ठीक है, ये सारे वास्तुकार थे, ठीक है। गोपाल भट्ट इसका आंसर होगा, गोपाल भट्ट नहीं था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, रायमल के किस पुत्र का राजयोग ज्योतिषियों ने बलिष्ठ बताया था? यानी राजमल के किस पुत्र के लिए, रायमल के किस पुत्र के लिए राजयोग बलिष्ठ है, ये किसने बताया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, संग्राम सिंह। अब हमको ये भी पता होना चाहिए संग्राम सिंह का जो नाम था वो क्या था? इनको राणा सांगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राणा सांगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्न में से किसने संग्राम सिंह को शरण प्रदान की? यानी महाराणा सांगा को शरण किसने प्रदान की थी? तो ध्यान रखना, महाराणा सांगा को जो शरण प्रदान की थी वो की थी बीदा राठौड़ ने और करमचंद पवार ने। तो आंसर होगा ए तथा बी दोनों, ठीक है। यानी कहा जाता है कि जब चारणी पुजारन थी, एक चारणी पुजारन, उस चारणी पुजारन की भविष्यवाणी से नाराज होकर पृथ्वीराज सिसोदिया ने महाराणा सांगा पर वार किया, लेकिन सांगा जो थे वो वहाँ से भाग निकले, बचकर निकल गए और एक सेवत्री गांव में जाकर सेवत्री गांव पहुँच गए, जहाँ पर बीदा राठौड़ ने उनको शरण प्रदान की थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस इतिहासकार ने राणा सांगा को सैनिकों का भग्नावेश किया? यानी राणा सांगा के लिए सैनिकों का भग्नावेश ये किसने यूज़ किया था? तो ये ध्यान रखना हमको, ये हमारे यूज़ किया था कर्नल जेम्स टोड ने। किसने? कर्नल जेम्स टोड ने। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्योंकि और क्यों कहा था हमें ये भी पता होना चाहिए, तो इनके शरीर पर 80 घाव थे, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही कथन का चयन कीजिए। यानी आपको सही कथन बताना कि निम्न सही कथन कौन से हैं। तो राणा सांगा ने बाड़ी के युद्ध में सिकंदर लोदी को पराजित किया, तो ये तो गलत है। राणा सांगा ने खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को दूसरी बार पराजित किया, ये भी गलत है, ठीक है। अब ये भी ध्यान रखना, देखो ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है खातौली, तो खातौली वर्तमान में कहाँ पर है? तो खातौली वर्तमान में कोटा के अंदर है। कहाँ पर है? कोटा के अंदर है, ठीक है। और इस युद्ध में खातौली के में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, लेकिन दूसरी बार पराजित नहीं किया था। ये ध्यान में, पराजित जरूर किया था लेकिन दूसरी बार पराजित नहीं किया था। और खातौली की पराजय का बदला लेने के लिए इब्राहिम लोदी ने मेवाड़ पर दूसरी बार आक्रमण कर दिया था। और बाड़ी का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? बाड़ी का युद्ध हुआ 1518 और 1519 के अंदर। और इस युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम को दूसरी बार पराजित किया था। ध्यान रखना, पहली बार खातौली के युद्ध में किया था और दूसरी बार किया था बांडी के युद्ध में। कौन से युद्ध में? बांडी के युद्ध में, तो ठीक है। तो ये दोनों ही ऑप्शन गलत है, तो इसका आंसर होगा कोई कथन सत्य नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, निम्न में से कौन सा दिल्ली का शासक राणा सांगा के समकालीन था? तो देखो बाबर भी था, सिकंदर भी था और इब्राहिम भी था, तो यानी आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्न दिल्ली सल्तनत शासक को पराजित करने के लिए किसने बाबर को भारत पर आक्रमण करने हेतु निमंत्रण भेजा? तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? तो देखो दौलत खां लोधी, ऑप्शन ए जो देखा दौलत खां लोधी और ऑप्शन बी जलाल खां लोधी, इन दोनों ने ही बाबर को आमंत्रण दिया था भारत पर आक्रमण करने के लिए, क्योंकि इब्राहिम लोधी 2 बार लगातार हार गए थे, खातौली के युद्ध में और बांडी के युद्ध में, ठीक है। तो इसकी पराजय का बदला लेने के लिए बाबर को आमंत्रण दिया गया था कि वो आए और भारत पर आक्रमण करे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? पानीपत का प्रथम युद्ध किनके मध्य हुआ था? जी हाँ, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो ध्यान रखना 1526 ईस्वी में। कब? 1526 ईस्वी के अंदर हरियाणा में। कहाँ पर? हरियाणा के अंदर पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ और ये युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, ठीक है। ऑप्शन सी सही आंसर हो इसका, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में ये युद्ध हुआ था। 1526 ईस्वी के अंदर हुआ था। हरियाणा के अंदर जगह है पानीपत, वहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम।
अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि सही कथन का चयन करना है। जी हाँ, सही कथन का चयन करना है। तो सही कथन कौन सा है? तो बाबर ने इश्क आका को बयाना दुर्ग में पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। ये जो कथन 1 दे रखा है ये बिल्कुल सही है आपका। कथन 2 दे रखा, आलम खान ने बयाना दुर्ग इश्क आका को सुपुर्द कर दिया, तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी दोनों ही के कथन 1 और कथन 2 सत्य है, यानी ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। बयाना के युद्ध में कौन सा शासक विजयी हुआ? तो बयाना के युद्ध में ये भी ध्यान रखना, बयाना का युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 1527 ईस्वी में हुआ था, फरवरी के अंदर हुआ था, भरतपुर में हुआ था। ठीक है, और राणा सांगा इसमें विजयी हुए थे। कौन हुए थे? राणा सांगा विजयी हुए थे। जब राणा सांगा विजयी हुए थे, ठीक है, तो ध्यान रखना। और किन किन के बीच में अगर आपसे पूछा जाए तो किन किन के बीच में होता? तो भरतपुर राणा सांगा, भरतपुर के अंदर हुआ था राणा सांगा, और बाबर के सैनिक इश्क आका व मेहंदी ख्वाजा के मध्य हुआ था। ध्यान रखना, ठीक है, यानी इसमें इस युद्ध में बाबर ने भाग नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। सही कथन का चयन करना है। जी हाँ, सही कथन का चयन करना है। सही कथन के लिए चयन के अंदर हम देखते हैं कथन 1 क्या दे रखा हमको। कथन 1 दे रखा, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ, बिल्कुल सही है पानीपत का। बयाना का युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ, जी नहीं, ये 1527 ईस्वी में हुआ था, ध्यान रखना। अभी मैंने आपको बताया फरवरी में हुआ था, भरतपुर में हुआ था, राणा सांगा और बाबर की सेना के बीच में हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा केवल कथन 1 सत्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। वर्तमान में खानवा का मैदान कहाँ पर है? तो वर्तमान में खानवा का मैदान कहाँ पर है? तो वर्तमान में खानवा का मैदान भरतपुर के अंदर जगह है एक, भरतपुर तहसील में जगह है एक, रूपवास। कौन सी? रूपवास, ऑप्शन बी। और कब हुआ था? तो 1527 के अंदर हुआ था, ध्यान रखना। ठीक है, किन किन के बीच में हुआ था ये भी ध्यान रखना। तो बाबर और राणा सांगा के बीच में खानवा का युद्ध हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गाजी का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो गाजी का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो गाजी का शाब्दिक अर्थ, इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, काफिरों का नाशक। जी हाँ, काफिरों का नाशक, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, काफिरों का नाशक। यानी खानवा की युद्ध के विजय के पश्चात गाजी की उपाधि धारण कर ली थी बाबर ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, यानी सही नहीं है। तो कथन क्या दे रखा है? खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ देने वाले शासक व रियासत है, यानी किसने राणा सांगा का साथ दिया था, और वो कौन सी रियासत है? तो उदय सिंह मेवाड़। ये पहला ऑप्शन ही गलत है, उदय सिंह जो थे वो डूंगरपुर के थे। ठीक है, तो ये सुमेलित नहीं है। कल्याणमल बीकानेर से थे, बिल्कुल सही है। रतन सिंह मेड़ता से थे, सही है। मेदिनी राय चंदेरी से थे, ये भी सही है। ठीक है, यानी उदय सिंह डूंगरपुर से थे, ऑप्शन इसका ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राणा सांगा की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो राणा सांगा की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कालपी के अंदर। ऑप्शन डी, कालपी के अंदर। कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1528 को हुई थी, ये भी ध्यान है, 30 जनवरी 1528 को हुई थी। कहाँ पर? कालपी के अंदर। और कालपी जगह कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश के अंदर है, ध्यान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध में बाबर के तोपची कौन थे? तो खानवा के युद्ध में बाबर के जो तोपची थे वो मुस्तफ़ा अली भी थे और अली खां भी थे, यानी अ व ब, सी, अ व ब दोनों। एक बात आपको ये भी जाननी है कि राजस्थान के इतिहास का ये प्रथम युद्ध था, खानवा का युद्ध प्रथम युद्ध था जिसमें तोप इस्तेमाल की गई थी। अगला क्वेश्चन है, राणा सांगा के समकालीन मालवा शासक था कौन था? तो मालवा शासक कौन था? महमूद खिलजी द्वितीय, ये भी ध्यान रखना, द्वितीय था। महमूद खिलजी द्वितीय ने, ये जो द्वितीय था, इसने चंदेरी शासक मेदिनी राय से चंदेरी राज्य छीन लिया और चंदेरी पर अधिकार कर लिया था, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, महमूद खिलजी था जो मालवा का शासक था, राणा सांगा के समकालीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, गागरोन का युद्ध कब हुआ? तो गागरोन का युद्ध कब हुआ था, हमें ध्यान रखना है। तो गुजरात के शासक थे, गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह, मालवा का शासक महमूद खिलजी और राणा सांगा के बीच के अंदर 1519 के अंदर ये युद्ध लड़ा गया था। गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह, मालवा के शासक महमूद खिलजी द्वितीय और राणा सांगा के बीच में गागरोन का युद्ध लड़ा गया था 1519 ईस्वी के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। राणा सांगा की सहायता से ईडर राज्य का शासक कौन बना था?
राणा सांगा की सहायता से ईडर राज्य का शासक कौन बना था? तो आंसर होगा रायमल। क्या होगा? रायमल। ठीक है, यानी लेकिन कहा जाता है कि ईडर के शासक बाणा की मृत्यु के बाद, यानी ईडर का जो शासक था बाणा, उस बाणा की मृत्यु के बाद ईडर का जो शासक बना था वह सूर्यमल बना था। पहले कौन बना था? सूर्यमल बना था। लेकिन राणा सांगा की सहायता से रायमल को शासक बना दिया गया। ठीक है, देखते हैं हम अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, सुमेलित कीजिए। यानी आपको सुमेलित करना कौन सा सही है और कौन सा सही है, यानी युद्ध का स्थल और उसका स्थान यानी वर्तमान जिला कौन सा है। ठीक है, तो सुमेलित करने के अंदर हमको ये बताना कि कौन सा, देखो यहाँ पर हमको लिखा है खातोली का युद्ध। तो खातोली का युद्ध कहाँ पर हुआ था? अभी मैंने बताया था खातोली का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था कोटा के अंदर। कहाँ पर? कोटा के अंदर, ध्यान रखना। गागरोन कब हुआ था ये भी ध्यान रखना, 1517 में। कब हुआ था? 1517 के अंदर। गागरोन का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1519 के अंदर। कब हुआ था? 1519 में। और कहाँ हुआ था? झालावाड़ के अंदर, क्योंकि गागरोन झालावाड़ में 1519 में। खानवा का युद्ध जो हुआ था रूपवास के अंदर हुआ था, भरतपुर के अंदर। कहाँ हुआ था? भरतपुर के अंदर हुआ था 1527 में। ठीक है, और बाड़ी का युद्ध कहाँ हुआ था? तो बाड़ी का युद्ध हुआ था आपका धौलपुर के अंदर हुआ था 1518 में। 1518 में। यानी खातोली का युद्ध हुआ कोटा के अंदर, गागरोन का युद्ध हुआ झालावाड़ में, बाड़ी का युद्ध हुआ धौलपुर में, और खानवा का युद्ध हुआ भरतपुर के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। मेवाड़ के शासक विक्रमादित्य के समकालीन गुजरात का शासक कौन था? तो मेवाड़ के शासक जब विक्रमादित्य थे उनके समकालीन गुजरात का शासक कौन था? तो उनके समकालीन गुजरात का शासक जो था वो था बहादुर शाह जफर। जी हाँ, बहादुर शाह जफर था, ये गुजरात का शासक था। लेकिन अगर पूछ लिया जाए दिल्ली का शासक कौन था, तो दिल्ली का शासक उस समय था हुमायूं। कौन था? हुमायूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। बहादुर शाह ने मेवाड़ पर प्रथम आक्रमण कब किया था? तो बहादुर शाह ने मेवाड़ पर प्रथम आक्रमण 1533 ईस्वी में किया था, ध्यान रखना। ठीक है, और दूसरा आक्रमण कब किया था? तो 1534 के अंदर किया था, ये भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है मेवाड़ के इतिहास में दूसरा साका, मेवाड़ के इतिहास में दूसरा साका किसके शासनकाल में हुआ? तो ध्यान रखना विक्रमादित्य के काल में। ऑप्शन सी, मेवाड़ का जो दूसरा साका होता है वो विक्रमादित्य के समय होता है, जब गुजरात के शासक बहादुर शाह ने आक्रमण करा था 1534 ईस्वी के अंदर। तब बाघ सिंह ने केसरिया किया था और रानी कर्मवती के नेतृत्व में जौहर हुआ था, ध्यान रखना। ठीक है, दूसरा साका, मेवाड़ का दूसरा साका, जब बाघ सिंह जी तो केसरिया कर गए थे और रानी कर्मावती ने अपने बाकी सहयोगी रानियों के साथ में जौहर कर लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से सत्य कथन आपको बताना है। मेवाड़ के शासक विक्रमादित्य की हत्या दासी पुत्र बनवीर ने की थी। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। हुमायूं ने 1534 ईस्वी में मेवाड़ पर आक्रमण किया, तो ये गलत है, क्योंकि 1534 ईस्वी में मेवाड़ पर आक्रमण गुजरात के शासक बहादुर शाह ने किया था, हुमायूं ने नहीं किया था, ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। दासी पुत्र बनवीर ने उदय सिंह समझकर किसको मारा? जी हाँ, दासी पुत्र बनवीर ने उदय सिंह समझकर किसको मार दिया था? तो ध्यान रखना, चंदन को मार दिया था। किसको? चंदन को मारा था। किसको? चंदन को मारा था। ठीक है, वो मारना उदय सिंह को चाहना था, लेकिन पन्नादाय ने अपने पुत्र को चंदन की बलि देकर उदय सिंह को अपने साथ कुंभलगढ़ दुर्ग ले गई थी, ध्यान रखना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित तुलजा भवानी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित तुलजा भवानी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आंसर होगा आपका बनवीर ने करवाया था। जाना किसने करवाया था? बनवीर ने करवाया था। बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी थी और मेवाड़ का शासक बन गया था। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में तुलजा भवानी व नवकोटा भंडार का भी, क्या कौन सा? नवकोटा भंडार का निर्माण भी इसी ने करवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। मेवाड़ के किस शासक के समय शेरशाह सूरी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, उदय सिंह के समय। उदय सिंह ने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी और शेरशाह ने अपना प्रतिनिधि अहमद सरवानी को नियुक्त किया था। यहाँ पर कौन था? अहमद सरवानी, ये भी ध्यान रखना, अहमद सरवानी। मालवा के किस शासक को उदय सिंह ने शरण दी? तो मालवा का वह कौन सा शासक था जिसको उदय सिंह ने शरण दी थी? तो
यहाँ लाल बहादुर लिखा हुआ, लाल बहादुर ने, इसका नाम था बाज बहादुर। क्या नाम था इसका? बाज बहादुर। तो बाज बहादुर को शरण दी थी। ठीक है, अकबर के विरोधी व मालवा का शासक बाज बहादुर ने मेवाड़ के शासक उदय सिंह की यहाँ पे शरण ली थी, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कब किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। तो 1567 ईस्वी के अंदर अकबर ने मेवाड़ के शासक उदय सिंह के विरुद्ध आक्रमण कर दिया था, ध्यान रखना, अक्टूबर के अंदर। क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कथनों में से सत्य कथन है, यानी सत्य कथन बताना आपको, सत्य कथन कौन सा है? चित्तौड़गढ़ आक्रमण के पश्चात अकबर ने रणथंभौर पर आक्रमण किया, बिल्कुल सही। अकबर के आक्रमण के समय रणथंभौर का साजन सुरजन सिंह था, बिल्कुल सही। यानी दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। भगवंत दास के सहयोग से अकबर व सुरजन सिंह के मध्य संधि हो गई तथा अकबर ने रणथंभौर में अपना प्रशासक मिहत्तर खां को नियुक्त किया था। किसको? मिहत्तर खां। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ध्यान रखना, मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो ये ध्यान रखना, होली वाले दिन। कब? होली वाले दिन, होली वाले दिन 28 फरवरी 1572 को इनकी मृत्यु हुई थी, गोगुंदा के अंदर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, गोगुंदा के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? तो महाराणा प्रताप का जो जन्म हुआ था वो हुआ था ऑप्शन सी, जूनी कचहरी के अंदर। ऑप्शन सी, जूनी कचहरी के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, सही है। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के हरावल भाग का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर होगा हमारा हाकिम खां सूर। ठीक है, तो हम चेतक की समाधि कहाँ पर स्थित है? चेतक की समाधि कहाँ पर स्थित है? तो चेतक की समाधि कहाँ पर स्थित है? चेतक की समाधि बलीचा गांव में। कहाँ पर? बलीचा गांव। सी आपका आंसर होगा, बलीचा गांव के अंदर। ठीक है, हल्दी घाटी के युद्ध में 1576 में, कब? 1576 के अंदर। कब? 1576 के अंदर चेतक घायल हो गया था और उसके बाद में वो बलीचा गांव में उसकी मृत्यु हुई और वहीं पर ही उसने अंतिम सांस ली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, सत्य कथन आपको छांटना है। सत्य कथन कौन सा है? तो सत्य कथन इसमें से कौन सा? हल्दी घाटी के युद्ध में राम सिंह रामदास राठौर को वीर गति को प्राप्त हुए, बिल्कुल सही ऑप्शन है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजल ने गोगुंदा के युद्ध कहा? जी नहीं, हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा के युद्ध नहीं किया था। हल्दी घाटी युद्ध को अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा गया था। ठीक है, जबकि बंदायूं ने इसे गोगुंदा का युद्ध कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से असत्य कथन को बताएं। तो हल्दी घाटी के युद्ध में एकमात्र उपस्थित इतिहासकार बंदायूनी था। इसमें से हमें असत्य कथन बताना है कि असत्य कथन कौन सा है। तो ये तो बिल्कुल सही है, हल्दी घाटी के युद्ध में एकमात्र उपस्थित इतिहासकार बंदायूनी था। ऑप्शन ए सही है। बंदायूनी ने हल्दी घाटी युद्ध के दौरान राजपूत सैनिकों के खून से अपनी दाढ़ी रंगी थी, यह ऑप्शन भी सही है। बंदायूनी ने हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन अपने ग्रंथ मुंतखाब उत तवारीख में किया, यह भी सही है। बंदायूनी हल्दी घाटी की मैदान में मेवाड़ सेना के, जी नहीं, मुगल सेना के साथ था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, महाराणा प्रताप ने किसको मारकर गोगुंदा पर अधिकार कर लिया था? तो ध्यान रखना, मुजाहिद बेग। ऑप्शन ए इसका आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, मुजाहिद बेग को मारकर गोगुंदा पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, शाहबाज ने मेवाड़ पर प्रताप के विरुद्ध कितनी बार आक्रमण किया था? तो ध्यान रखना, 3 बार आक्रमण किया था और तीनों बार वो असफल रहा था, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिवेर के युद्ध के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? तो दिवेर नामक स्थान राजसमंद स्थित में, सही है। दिवेर का युद्ध 1583 ईस्वी के अंदर हुआ था, जी नहीं, 1582 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में मेवाड़ का सेनापति अमर सिंह प्रथम था, सही है। इस युद्ध में मुगल सेनापति सुल्तान खां को मारा गया, ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, असत्य कथन हमारा ये है। ठीक है, दिवेर का युद्ध 1583 में नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के खिलाफ अकबर ने किसके नेतृत्व में अपना अंतिम अभियान भेजा? तो ध्यान रखना, ऑप्शन ए जगन्नाथ कछवा। जी हाँ, जगन्नाथ कछवा के नेतृत्व में अपना अंतिम अभियान भेजा था, जो 1584 के अंदर भेजा था। ठीक है, जो असफल रहा था। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को छांटना है। किसको काटना है? सत्य कथन को छांटना है कि सत्य कथन कौन सा है। तो चावंड का युद्ध महाराणा प्रताप व शाहबाज खां के मध्य हुआ था। ऑप्शन पहला कथन हमारा ये है कि इन दोनों के बीच में हुआ था। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा पास हमारा कि महाराणा प्रताप की अंतिम राजधानी जो थी, महाराणा प्रताप की जो अंतिम राजधानी थी वो चावंड थी। तो इसका आंसर होगा हमारा सत्य कथन तो ये था, ऑप्शन बी सही है बिल्कुल, कि राजधानी कौन सी थी? चावंड थी। ठीक है। और ध्यान रखना इसका जो युद्ध था वो महाराणा प्रताप का जो युद्ध था वो शाहबाज खान के मध्य नहीं हुआ था, ये किसके? लूणा चावंडिया के मध्य हुआ था। किसके? लूणा। ठीक है, लूणा चावंडिया के मध्य हुआ था और 1585 ईस्वी के अंदर हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। अब असत्य कथन बताना है। महाराणा प्रताप का शासनकाल 1572 ईस्वी से 1597, तो बिल्कुल सही। हरिहर मंदिर का निर्माण, जी नहीं, हरिहर मंदिर नहीं, चामुंडा मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका असत्य है। ठीक है, ऑप्शन बी। बाकी दोनों, महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी और चामुंडा माता मंदिर का निर्माण अमर सिंह, ये सही है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो ये महाराणा प्रताप की जगह आप कर लीजिएगा, महाराणा प्रताप की जगह महाराणा अमर सिंह का। किसका? अमर सिंह का। महाराणा अमर सिंह का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो अमर सिंह का राज्याभिषेक तो हुआ था चावंड के अंदर हुआ था, ध्यान रखना, क्योंकि महाराणा प्रताप का तो हम पहले ही पढ़ लिया, गोगुंदा में हुआ था। ठीक है, इसलिए हमने महाराणा अमर सिंह करा इसको। कब हुआ था? तो 19 जून 1597 ईस्वी के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रथम मेवाड़ मुगल संधि कब हुई थी? तो ये हुई थी ऑप्शन सी हमारा 5 फरवरी 1615 को। ठीक है, 5 फरवरी 1615 को हुई थी प्रथम मेवाड़ मुगल संधि जो हुई थी। ठीक है, और कहाँ हुई थी? अगर ये पूछे कहाँ हुई थी तो ध्यान रखना, गोगुंदा के अंदर हुई थी। कहाँ पर हुई थी? गोगुंदा में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को छांटना है। सत्य कथन को, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला शासक अमर सिंह प्रथम था, पहला, तो ये तो सही है। मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक अमर सिंह प्रथम, ये गलत है, इनका पुत्र था कर्ण सिंह। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सत्य कथन केवल एक ही है। निम्नलिखित में से मेवाड़ का निर्माण किस शासक के काल में सर्वाधिक हुआ? तो ध्यान रखना, मेवाड़ का जो निर्माण हुआ था वो सर्वाधिक अमर सिंह प्रथम के काल में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। मेवाड़ के महाराणा कर्ण सिंह ने किस मुगल शहजादे को शरण दी थी? तो ध्यान रखना, मेवाड़ के महाराणा कर्ण सिंह ने खुर्रम को, जो कि जहांगीर का पुत्र था, खुर्रम को इसका पुत्र था, जहांगीर का पुत्र था, इस जहांगीर के पुत्र को शरण दी थी। कहाँ पर शरण दी थी? तो पहले तो केलवाड़ा की हवेली में और उसके बाद में उदयपुर के जगत मंदिर के अंदर, उदयपुर के जगत मंदिर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ मुगल संधि का सर्वप्रथम उल्लंघन किस मेवाड़ शासक ने किया था? तो मेवाड़ मुगल संधि का सर्वप्रथम जो उल्लंघन किया था वो उल्लंघन करने वाला कौन था? तो वो था जगत सिंह प्रथम था। ध्यान रखना, जगत सिंह प्रथम था, द्वितीय नहीं, प्रथम था। और कैसे किया था उल्लंघन? तो इन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण शुरू करवा दिया था, पुनः निर्माण करवाया था मतलब। निम्न में से किस इमारत का निर्माण कर्ण सिंह ने करवाया था? अब यहाँ पे था लिखा है, इसकी था की जगह आपको था की जगह आप कर दो, निर्माण कर्ण सिंह ने नहीं करवाया। तो नेजूबाई का मंदिर कर्ण सिंह ने नहीं बनवाया, चंद्र महल कर्ण सिंह ने बनवाया, रावला जनाना महल भी बनाया, दिलखुश महल भी बनवाया, इसके अलावा कर्ण विलास महल बनवाया। ठीक है, बड़ा दरी खाना बनाया। ठीक है, ये सारी चीज़ें कर्ण सिंह ने बनवाई थी, नेजूबाई का मंदिर कर्ण सिंह ने नहीं बनवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, विजय कटकातु उपाधि किसकी थी? विजय कटकातु उपाधि किसकी थी? तो विजय कटकातु उपाधि जो थी वो किसकी थी? राज सिंह की थी। ऑप्शन सी हमारा सही होगा, राज सिंह। और ये उपाधि हिंदू धर्म रक्षार्थ दी गई थी, हिंदू धर्म रक्षार्थ दी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस शासक के काल में शाहजहां ने प्रतापगढ़ को मेवाड़ से अलग किया? तो किसका काल था? तो जगत सिंह प्रथम का काल था। ठीक है, जगत सिंह प्रथम का काल था। जगत सिंह प्रथम ने देवलिया प्रतापगढ़ सामंत जसवंत सिंह प्रथम व उसके पुत्र महासिंह द्वारा मेवाड़ महाराणा के आदेशों की अवहेलना करने पर उदयपुर में दोनों की हत्या करवाई थी। ध्यान रखना,
ठीक है। और शाहजहाँ इस हत्याकांड से नाराज होकर मेवाड़ से अलग रियासत कर प्रतापगढ़ का गठन करता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, महाराणा राज सिंह और औरंगजेब के बीच विवाद का कारण नहीं था। तो महाराणा राज सिंह और औरंगजेब के बीच विवाद का कारण नहीं था, यानी इनमें से कोई एक ऐसा है जो विवाद का कारण नहीं था, बाकी सारे विवाद के कारण थे। तो हम जैसे देख लिखते हैं, राज सिंह द्वारा जजिया कर का विरोध करना, तो ये तो कारण था। राज सिंह द्वारा जोधपुर के अजीत दुर्गादास राठौड़ को शरण देना, ये भी था। राज सिंह द्वारा चारुमती से विवाह नहीं करना, तो ये कारण नहीं था, ठीक है। औरंगजेब के मंदिर तोड़वाने नीति विरुद्ध, ये भी था, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन छांटना है। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन हमको छांटना है कि सत्य कथन कौन सा है। इन्होंने मुगल ठिकानों पर अधिकार करने हेतु टीका दौड़ प्रारंभ की, तो ये तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन है। अजीत सिंह के लालन पालन हेतु दुर्गादास को रामपुरा की जागीर दे दी, तो ऐसा नहीं है। दुर्गादास को ये ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल गलत है, तो इसका आंसर होगा केवल ए, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, राजसमंद झील के संदर्भ में असत्य कथन नहीं है। असत्य कथन नहीं है, इसका मतलब ये है, आपको क्या बताना है कि कौन सा असत्य नहीं है। तो राज सिंह ने गोमती नदी का पानी रोककर राजसमंद झील का निर्माण कराया, तो ये तो बिल्कुल असत्य नहीं है। इस झील की नींव रणछोड़ राय के हाथों द्वारा रखी गई, बिल्कुल सही है, तो ये भी असत्य नहीं है। इस झील का प्रारंभ में राज समुद्र था, ये भी सही है, यानी ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, कोई भी कथन असत्य नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन है, विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। इस प्रशस्ति में राज सिंह से फतेह सिंह तक का इतिहास उल्लेखित है। तो कौन सी प्रशस्ति के बारे में बात किया जा रहा है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो ये राज सिंह प्रशस्ति है। कौन सी प्रशस्ति है? राज सिंह प्रशस्ति है, और ये विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। ऑप्शन ए इसका सही है, केवल ए, ठीक है, ध्यान रखना। राज प्रशस्ति को राज सिंह ने लिखवाया था, राजसमंद झील के किनारे लिखवाया था, और इसके जो लेखक थे वो कौन थे, तो ये भी ध्यान रखना, रणछोड़ भट्ट, ठीक है। रणछोड़ भट्ट तेलंग इसके रचयिता थे, ठीक है। कब लिखवाया था इसको? 1676 ईस्वी में लिखवाया था, संस्कृत भाषा में लिखवाया था, 25 काली शिलाओं के ऊपर लिखवाया था। इसमें 1106 श्लोक है, एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा 24 सर्ग है, और मेवाड़ मुगल संधि के बीच का उल्लेख जो है वो इसी के अंदर है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। राजसमंद में स्थित श्रीनाथ जी की मंदिर की मूर्ति कहाँ से लाई गई थी? तो राजसमंद में जो श्रीनाथ जी का मंदिर है, उस श्रीनाथ जी के मंदिर की जो मूर्ति थी वो वृंदावन से लाई गई थी, तो ऑप्शन सी आपका सही होगा, ठीक है। और इस मंदिर का जो निर्माण था वो कब हुआ था? 1669 ईस्वी के अंदर शुरू हुआ था, ध्यान रखना। कब हुआ था? 1669 ईस्वी के अंदर हुआ था। और ये भी ध्यान रखना कि नाथ द्वारा का जो प्राचीन नाम था वो सिहाड़ था। क्या था? सिहाड़, ठीक है। और इसकी मूर्ति मैंने बताई दी आपको कहाँ से लाई थी, उत्तर प्रदेश वृंदावन से लाई गई थी। और इसके पुजारी जो थे वो दो थे, दामोदर और राम अवतार, ये भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, बप्पा रावल की गद्दी का गौरव बचाने वाला मेवाड़ का अंतिम शासक कर्नल जेम्स टोड ने किसे माना? कर्नल जेम्स टोड के बारे में आप जानते ही हैं, घोड़े वाले बाबा हैं, और इन्होंने महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय को बप्पा रावल की गद्दी बचाने वाला अंतिम शासक माना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेवाड़ में सर्वप्रथम मराठाओं का प्रवेश किसके शासनकाल में हुआ? यानी मेवाड़ में मराठा सबसे पहले किसके काल में आए थे? तो ध्यान रखना, महाराणा जगत सिंह द्वितीय के काल में आए थे, ठीक है, सर्वप्रथम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हुरडा सम्मेलन के संदर्भ में सत्य कथन नहीं है। यानी हुरडा सम्मेलन के संदर्भ में हमें सत्य कथन नहीं है, यानी असत्य कथन को छांटना हमको, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसका आंसर है, यह सम्मेलन भीलवाड़ा में हुआ, बिल्कुल सही था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी, ये भी सही है। इस सम्मेलन का उद्देश्य मराठा के राजपूताना के शासकों को संगठित करना था, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। कब हुआ था? 17 जुलाई 1734 को, ये भी ध्यान रखना, एक इम्पोर्टेंट चीज, 17 जुलाई 1734 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम,
राजसमंद में स्थित श्रीनाथ जी की मंदिर की मूर्ति, यह भी हमने पढ़ लिया है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन है, तो हमको बताना निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन कौन सा है। यह समझौता 1708 ईस्वी के अंदर हुआ, यह समझौता 1708 ईस्वी के अंदर हुआ। यह समझौता मेवाड़, मारवाड़ तथा अजमेर के शासकों के मध्य हुआ। तो दोनों ही कथन सत्य है, लेकिन कथन किसके संदर्भ में है, तो ध्यान रखना, देबारी एक समझौता हुआ था, देबारी समझौता क्या है कि 1708 में हुआ था और मेवाड़, मारवाड़ और अजमेर के शासकों के बीच हुआ था, यानी दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए व बी दोनों। ठीक है, दोनों कथन सत्य। अगला क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ के किस शासक के संदर्भ में कहा कि इन्हें मेवाड़ का राज कार्य चलाने हेतु कोटा के जालिम से पैसे लेने पड़ते हैं, जालिम से पैसे लेने पड़ते हैं। तो ये किसने कहा था, तो ये किसने कहा था, ये किसके संदर्भ में कहा था, तो ऑप्शन बी, भीम सिंह के संदर्भ में ये कहा गया था। ठीक है, और किसने कहा था, तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि मेवाड़ के राज कार्य को चलाने के लिए कोटा के जो थे जालिम सिंह जी, उनसे पैसे लेने पड़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, मेवाड़ के किस शासक के राज कार्य का संचालन अमरचंद बदवा द्वारा किया गया, तो ध्यान रखना, हमीर द्वितीय, ऑप्शन डी हमारा इसका सही आंसर होगा। हमीर द्वितीय के शासन काल में मेवाड़ का राज कार्य अमरचंद बड़वा व इनकी राजमाता की देखरेख में किया जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, सत्य कथन हमको छांटना है कि सत्य कथन कौन सा है। तो सत्य कथन हमारा कौन सा है इसके अंदर, तो सत्य कथन हमारा इसके अंदर है, इन्होंने भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक से अजमेर में मुलाकात की, तो ये गलत है, सत्य नहीं है। इनके काल में नेपाल में गोहिल वंश के शासक राजेंद्र विक्रम सिंह मेवाड़ आए, तो ये सही है, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, केवल बी। ठीक है, कौन सा, केवल बी। ठीक है, और किसके बारे में बात हो रही है, तो जवान सिंह के बारे में बात हो रही है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, जवान सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, मेवाड़ के किस शासक के काल में मेवाड़ भील कोर MBC, जी हाँ इसको बोलते थे हम MBC, कि किसके काल में MBC का गठन किया गया, जवान सिंह, स्वरूप सिंह, सरदार सिंह, तो सरदार सिंह के काल में, किसके, सरदार सिंह। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा, सरदार सिंह का शासनकाल के अंदर MBC का गठन किया गया था, जो 1841 ईस्वी में किया गया था। कब, 1841 में खेरवाड़ा उदयपुर के अंदर किया गया था। ठीक है, और इसके कमांडर कौन थे अगर पूछ ले, तो JC ब्रूक, ये भी बता दो, JC ब्रूक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अगला, पंच सरदारी काउंसिल का गठन किसने किया था, पंच सरदारी काउंसिल का गठन किसने किया था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन आपका बी, मेजर टेलर, ऑप्शन बी आपका मेजर टेलर। शंभू सिंह के काल में शासन कार्य पंच सरदारी काउंसिल द्वारा चलाया गया था, ध्यान रखना। ठीक है, शंभू सिंह के शासनकाल में, शंभू सिंह। निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन है, अब सत्य कथन बताना हमको, सत्य कथन कौन सा है। वायसराय नॉर्थ बुक इनके शासनकाल में उदयपुर आए, ये तो सही है। गवर्नर जनरल रिपन द्वारा मेवाड़ आकर सज्जन सिंह को ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि से सम्मानित किया, ये भी बिल्कुल सही है। और ये किसके लिए पूछा गया है, तो महाराणा सज्जन सिंह के लिए, किसके लिए, महाराणा सज्जन सिंह के लिए सत्य कथन बताना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लॉर्ड मिंटो किस वर्ष उदयपुर आए, लॉर्ड मिंटो किस वर्ष उदयपुर आए, तो लॉर्ड मिंटो जो थे वो उदयपुर कब आए थे, ये गवर्नर जनरल थे, और ये 1911 के अंदर उदयपुर आए थे, ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सत्य कथन बताना है, क्या बताना है, सत्य कथन बताना है। अब सत्य कथन कौन सा है कि राजस्थान के एकीकरण के समय मेवाड़ के महाराणा शासक भूपाल सिंह थे, तो ये तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी दे रखा है हमारे, महाराणा फतेह सिंह को नाइट कमांडर ऑफ इंडियन एम्पायर की उपाधि अंग्रेजी सरकार द्वारा दी गई थी, तो ये ऑप्शन गलत है, ये वाला ऑप्शन सही नहीं है, तो इसका आंसर होगा केवल ए सत्य है। क्या सत्य है, केवल ए सत्य है। ठीक है, महाराणा फतेह सिंह ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता की, जिसके कारण इनको राजकुमार भूपाल सिंह को
नाइट कमांडर ऑफ इंडियन एम्पायर की उपाधि दी थी। ठीक है, किसको दी थी उपाधि? तो भूपाल सिंह को दी थी, फतेह सिंह को नहीं दी थी, फतेह सिंह को नहीं दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। चेतावनी राज चुंगटिया किसके द्वारा रचित है? चेतावनी राज चुंगटिया किसके द्वारा रचित है? तो केसरी सिंह बारट के द्वारा रचित है। ध्यान रखना, इसे 13 सोरठे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 13 सोरठे भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्न शब्दों तथा उनके अर्थों के संदर्भ में असुमेलित बताना। असुमेलित के एक अर्थ दे रखा आहेड़ा। तो आहेड़ा क्या है? तो राजपुताना में मेवाड़ यानी राजपुताना यानी मेवाड़ में होली के दिन खेले जाने वाला शिकार है ये तो। ठीक है, बिल्कुल सही लिखा हुआ। अमर बलेना क्या है? तो मेवाड़ महाराणा द्वारा किसी व्यक्ति को सम्मान स्वरूप दिया जाने वाला घोड़ा। ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है, दोनों ऑप्शन सही है। सिख सिरोपाल क्या है? तो सिख सिरोपाल क्या है? तो राजा को उपहार जी नहीं, ये गलत हो गया। सिख सिरोपाल क्या है? तो दशहरे वाले दिन सरदारों द्वारा सेवा पूर्ण करने पर अपने घर की तरफ प्रस्थान करना सिख सिरोपाल कहलाता है। ठीक है, और जमीयत क्या है? तो जमीयत क्या है? तो मेवाड़ के सरदारों और सामंतों की सेना को जमीयत कहते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सी आपका इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये हमने मेवाड़ रियासत से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण सवाल थे सभी को पढ़ लिया है, सभी सवाल खत्म हो चुके हैं। ठीक है, यानी मेवाड़ रियासत से संबंधित इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, बेल आइकन को भी दबा दें। ठीक है, धन्यवाद। इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं अगली रियासत। ठीक है, तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।